हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपने ओशियनोग्राफी का कंप्लीट रिवीजन। इसमें हम सारे के सारे जो एग्ज़ाम फोकस जो पॉइंट होते हैं, थ्योरीज होती है या जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस, मतलब ऑल राउंड आपका कंप्लीट एकदम रिवीजन हो जाएगा। आप इसको फटाफट लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी ये टॉपिक हो चुका है, हमें इसमें और प्रैक्टिस करने की नीड है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ ओशन फ्लोर। इसमें देखो जोन ऑफ द ओशन फ्लोर पूछ लेते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये इसके बारे में, स्लोप, राइज, इन सब के बारे में कि कितनी इसकी डिस्टेंस है या इनकी क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या आती है, एक जेंटल स्लोपिंग होती है, सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ ए कॉन्टिनेंट। इसकी एवरेज डेप्थ होती है 0 से 200 मीटर, एवरेज इसकी विड्थ होती है 70 किलोमीटर। ये रिच है फॉसिल फ्यूल्स में, फिशरीज में। फिर हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये स्टीपर है। ये देखो सारी एक एक करके आ रही है। अगर आप जमीन से सी की तरफ, ओशन की तरफ जाओगे ना, सबसे पहले आपकी शेल्फ आई थी, फिर स्लोप आएगी। इसमें क्या है, ग्रेडियंट है 3 से 6 डिग्री तक। ये सारे के सारे डायरेक्टली पॉइंट पूछे जाते हैं। डिसेंडिंग टू 200 से 3000 मीटर, कट द सबमरीन कैनियंस। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल राइज। इसकी जेंटल स्लोप होती है एकदम 0.5 से लेके 1 तक। और ये कैसे फॉर्म होती है, जब सेडिमेंट यहाँ पे आके इकट्ठे होती है टर्बिडिटीज की वजह से। फिर अबाइसल हमारे प्लेन, मतलब ओशन में भी प्लेन होगा वो। ये फ्लैट है, डीपेस्ट ओशन फ्लोर हमारी 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये कवर है हमारी फाइन सेडिमेंट से, साइट ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। और इन नोड्यूल्स में क्या होता है, हमारे सारे मिनरल्स, मेटल्स वगैरह जो हमें मिलते हैं ना, हम यहाँ से इसको निकाल के और अपने यूज़ करते हैं। स्पेशल सबमेरीन फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, सी माउंट होते हैं। सी माउंट क्या होंगे, आइसोलेटेड सबमेरीन वोल्केनिक पीक है, एक तरह से छोटे माउंटेन ही है ये। इनकी ये क्या है, लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंच रहे हैं ये। फिर गायोट्स, जो देखो वो तो पहाड़ थे, और इसी को अगर मैं ऐसे टेबल टाइप कट कर दूंगी ऊपर से, यूँ सोचो एक पहाड़ को, तो वो क्या बन गया, गायोट्स बन गया। फर्स्ट टाइम इनको हैरियस ने ये डिस्क्राइब करा था। फिर ओशनिक ट्रेंच, ये इसके डीपेस्ट फीचर होते हैं। ये बनते हैं सबटक्शन जोन की वजह से, जैसे हमारा मैरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट हो गया। ये भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं सब, फिर से डीपेस्ट कौन सा है, फिर सेकंड थर्ड नंबर पे कौन कौन सा है। अब देखो जो हाइसोग्राफिक कर्व होती है वो हमें क्या दिखाती है, अर्थ की सरफेस बिलो सी लेवल विद ए मॉडल डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर फॉर ओशन बेसिन। तो ये कर्व आपने याद रखनी है, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद करो, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड नहीं करने की बस लगे रहोगे कि जो जिसमें से बहुत ज़्यादा चांस है ना क्वेश्चन बनने की, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर हम देखते हैं ओशनिक डिपॉजिट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन डिपॉजिट। तो पहला आ जाएगा टेरिगियस, बायोजीनियस, हाइड्रोजीनियस और कोस्मियस। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेराजीनियस में देखो जो मतलब वो की जमीन पे से चीज़ें आई, लैंड से, सैंड, क्ले, ग्रेवल फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप। फिर बायो यानी कि लाइफ से रिलेटेड, इसमें सारी ऑर्गेनिक रिमेन्स वगैरह आ जाएंगे। फिर हाइड्रो, जो कि प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सी वाटर, जो मतलब पानी से रिलेटेड है, उससे की वजह से आया है। फिर एक्स्ट्रा कोस्मो, मतलब कि अर्थ के बाहर की जो चीज़ें आई है। ये नाम से ही आपको आराम से बहुत इजीली याद हो सकता है। टेरा जमीन से जुड़ा हुआ, बायो बायोलॉजी यानी कि जो लाइफ है उससे जुड़ा हुआ, हाइड्रा पानी से, कोस्मो यानी कि अर्थ के बाहर का। फिर हम देख लेते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से भी ना स्टेटमेंट घुमा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बनते हैं कि ये डायरेक्टली इससे कम होता है या ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, पैसिफिक इज वार्मर देन अटलांटिक ड्यू टू ग्रेटर वेट। तो ये भी बहुत बनते हैं कि कौन सा ज़्यादा वार्म है और क्यों है, रीज़न भी हम पूछ लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। 3 लेयर होती है, सबसे पहले ऊपर वाली गर्म, फिर उसके नीचे थर्मोक्लाइन होती है, यहाँ पे रैपिड टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर नीचे एकदम ठंडी लेयर आपको मिलेगी। फिर हम देखते हैं सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल। एवरेज ओशन की सैलिनिटी होती है 35 ppt। हाईएस्ट कहाँ पे होगी, सब ट्रॉपिकल गियर्स में। क्यों, क्योंकि एवोपरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से। और मेडिटेरियन सी में कितनी, अराउंड 39 ppt।
फिर हम देख लेते हैं हेलोक्लाइन। ये क्या होता है, जोन ऑफ रैपिड सैलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ, कि एकदम से हम नीचे डेप्थ में जा रहे हैं और हमारी जो सैलिनिटी यानी कि नमक का खारापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कहाँ पे मिलता है हमें, 200 से 1000 मीटर इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब हमारा देखो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, बाल्टिक सी है द लोएस्ट सैलिनिटी अराउंड 8 पीपीटी सारे के सारे सीज में, और डेड सी की कितनी है 340 पीपीटी। ये सबसे एकदम साल्टिएस्ट वाटर बॉडी है। फिर हम देखते हैं ओशनिक मूवमेंट, टाइड्स एंड वेव्स। टाइड किसकी वजह से आती है, ये होती है ग्रेविटल पुल ऑफ मून और सेकेंडरी सन, मतलब मेन मून का फोर्स रहेगा लेकिन सन भी इम्पैक्ट डालता है। मून की टाइडल फोर्स कितना होता है, अराउंड 2.2 इंटू स्ट्रोंगर देन द सन्स, क्योंकि वो पास है हमारे। फिर हम देखते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ये कब होते हैं, न्यू मून और फुल मून के टाइम पे। फिर हम देखते हैं नीप टाइड, ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होती है, सन और मून राइट एंगल पे होते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो है टाइडल रेंज होती है, क्योंकि देखो सन एक तरफ में फोर्स लगा रहा है, मून तो दोनों के दोनों वो फोर्स डिवाइड हो गया है, और उसमें स्प्रिंग में क्या था, दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में लगा रहे थे। अब देखो कुछ टाइडल थ्योरीज है इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, कि न्यूटन क्या है कि अर्थ कवर्ड एंटायरली इन वाटर, टाइडल बर्ज फॉलो मून एज्यूम फ्रिक्शनलेस यूनिफॉर्म मोशन। तो इन्होंने बताया था कि इक्विलिब्रियम थ्योरी की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। फिर प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ये दी थी वीवेल ने, टाइडल वेव्स मूव एज को टाइडल लाइन अक्रॉस ओशन बेसिन। फिर कैनल थ्योरी एरी ने दी थी, ये क्या कहते हैं, टाइडल वेव बिहेव करती है शैलो वाटर वेव्स इन ओशन चैनल इन्फ्लुएंस्ड बाय डेप्थ। फिर हम देख लेते हैं वेव्स क्या होती है और इसकी क्या क्या मेन जो टर्म होती है, क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का, ट्रफ लोएस्ट पॉइंट होता है। देखो वेव ऐसे होते हैं ना, तो इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। फिर वेव लेंथ क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते हैं दो क्रस्ट के बीच में। और वेव पीरियड क्या होता है कि एक कितना टाइम लग रहा है, टाइम बिटवीन सक्सेसिव क्रिस्ट, कि एक से दूसरे जाने में कितना टाइम लग गया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेव्स। विंड वेव हो जाएगी जनरेटेड बाय विंड फ्रिक्शन ऑन सरफेस। फिर स्वेल लॉन्ग पीरियड वेव्स आफ्टर स्टॉर्म डिसेप्शन। फिर सुनामी क्या होती है, सिस्मिक सी वेव की वजह से आती है, लॉन्ग वेव लेंथ होती है, हाई हाइट होती है इनकी, लो हाइट इन ओपन ओशन। इंटरनल वेव्स क्या होती है, डेंसिटी इंटरफ्रेंस विद ओशन। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बे ऑफ फंडी है कनाडा में, इसका वर्ल्ड का हाईएस्ट जो टाइडल रेंज है ना वो है 16 मीटर तक, क्योंकि रिसोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब हम देख लेते हैं ओशनिक करंट अटलांटिक और पैसिफिक इंडियन ओशन सिस्टम में। तो इसमें से भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी गर्म है, कौन सी कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, और इनकी डायरेक्शन से रिलेटेड। तो वार्म करंट हमारी कौन कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियो, ब्राज़ील, अगुलास, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये फ्लो करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। सिंपल सी बात है, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी वो गर्म रहेगी, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी वो ठंडी रहेगी। ठंडी कौन सी है, लेब्राडोर, हमारी बेंगवेला, पैरो, हमबोल्ट, पेरू हो गई, ये कैलिफोर्निया, ओयोशियो, ये आती है पोल से इक्वेटर की तरफ। आप इनकी सबकी डायरेक्शन एक बार ध्यान रखो, कहाँ से कौन सी आ रही है, जा रही है। जो ग्रैंड बैंक है न्यूफाउंडलैंड की, वो सबसे रिच फिशिंग ग्राउंड है, वेयर द वोम, और जो ठंडी और गर्म जो धारा होती है वो यहाँ पे मिलती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपवेलिंग और फोग और बहुत ज़्यादा फिश मिलेगी। फिर हम देख लेते हैं मैराइन रिसोर्सेज, क्या क्या इसमें आ जाएंगे, बायोटिक रिसोर्स में फिश है और एल्गी, मैराइन मैमल्स, ये सारी चीज़ें। मिनरल रिसोर्स हमें क्या क्या मिलते हैं ओशन से, पोलीएटॉमिक नोड्यूल्स, एक छोटे छोटे मतलब पत्थर टाइप में आपको मिलेंगे, उसमें हमारी मेटल्स वगैरह सारी चीज़ें रहती है, उसे हमें अलग करना पड़ता है। फोस्फोरिक नोड्यूल्स भी मिलेंगे, प्लेसर डिपॉजिट मिलेंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलेंगे। तो इस एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारी स्कोप है कि हम ओशन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। फिर हमारे एनर्जी रिसोर्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑफशोर ड्रिलिंग ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हमें ये मिलते हैं टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओटीसी। देखो फिर पोली जो मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ना, वो कहाँ पे है, किस रेट पे ग्रो होते हैं, 1 से 10 mm पर मिलियन ईयर। तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में।
हम देख लेते हैं यूस्टैटिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका मीनिंग कि चेंज इन द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द ओशन वाटर सी लेवल चेंज आर ग्लोबल एंड स्टिमुलस। इसका जो कंप्लीट वॉल्यूम था वो ही चेंज हो गया है। जैसे और क्या आ जाएंगे ग्लेशियल यूस्टेसी क्या होती है सी लेवल फॉल ड्यूरिंग द ग्लेशिएशन। क्या हो गया जब बर्फ आई ना मतलब ग्लेशियर बनने वाला पीरियड आ गया तो उससे में क्या हो गया जो सी लेवल था वो गिर गया क्योंकि जो वाटर लोक्ड इन आइस शीट वो पानी यहाँ पे जम गया। सी लेवल राइज ड्यूरिंग डी ग्लेशिएशन जब वो उल्टा होगा ग्लेशियर पिघलेंगे जब वो सी लेवल ऊपर चला जाएगा। तो लास्ट टाइम पे जो ग्लेशियर थे मैक्सिमम वो सी लेवल कितना था अराउंड 120 मीटर लोअर देन टुडे। फिर टेक्टोयूटेसी हम देख लेते हैं चेंज इन शेप वॉल्यूम ऑफ ओशन बेसिन ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी एग्जांपल फास्टर सी फ्लोर स्प्रेडिंग राइज सी लेवल। फिर वो थी टेक्टेनो की वजह से यह ग्लेशियो कि हमें आज के टाइम पे क्या कंसर्न है कि जो पोलराइज पिघल रही है ग्लेशियर उनकी वजह से क्या हो जाएगी हमारी सी लेवल राइज हो रहा है अराउंड 3.3 मीटर पर करंटली। आइसोस्टैटिक चेंजेस हम देख लेते हैं। डेफिनेशन रिलेटिव चेंज इन लैंड सी लेवल ड्यू टू लोडिंग और अनलोडिंग। इससे क्या हो जाता है क्रिएट अपरेंट सी लेवल चेंज लोकली मतलब लोकल एरिया पे यहाँ पे सी लेवल कम ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है एक तो ग्लेशियर की वजह से कि हाइड्रो की वजह से जब जो ओशन फ्लोर है वो ज़्यादा वेट ले रही है पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है तो जब उन सबसिस्टेंस हो जाएगा ओशनिक क्रस्ट का। फिर एविडेंस क्या है सी लेवल चेंज के सबमर्ज्ड फॉरेस्ट हमारे की अब देखो कोई फॉरेस्ट था और वो अब ऐसे दब गया तो यानी कि सी लेवल चेंज हो गया या फिर कोई बीच है वो राइज हो गया है। ये सारी चीज़ें फ्योर्ड हमारे वेव कट प्लेटफॉर्म है इन सबसे हमें पता चलता है कि हमारे जो सी लेवल है वो चेंज होते हैं। एक स्ट्रैंड फोल्ड आपने याद रखना है क्या होता है एक लो लेइंग कोस्टल प्लेटफॉर्म है नॉर्वे में ये किससे बना है आइसोस्टैटिक रिबाउंड कंबाइंड विद वेव इरोजन। कोरल रीफ इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसकी कंडीशंस टाइप थ्योरी। इसको कोरल रीफ को होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए 20 से 30 डिग्री जो इसको टेम्परेचर चाहिए होता है और अगर 18 डिग्री से कम टेम्परेचर हो गया तो ये मर जाती है और मेन ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड तक होती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। डेप्थ और लाइट इसकी शैलो वाटर चाहिए इसको ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके जूसांतले। क्लियर सेडिमेंट फ्री वाटर इनको जरूरी है सैलिनिटी होनी चाहिए 27 से 40 ppt। ये बहुत ज़्यादा ब्रैकिश और एकदम फ्रेश वाटर में भी नहीं रह सकती। फिर टाइप ऑफ कोरल फ्रिंजिंग रीफ ये क्या होती है डायरेक्टली अटैच होती है शोर से कोई इसमें लगून नहीं होता मोस्ट कॉमन टाइप है इसका एग्जाम्पल क्या है रेड सी रीफ। फिर हम देख लेते हैं बैरियर रीफ ये सेपरेट होती है कोस्ट से बाय वाइड डीप लगून एग्जाम्पल हमारा क्या है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की। एटोल ये रिंग शेप की होती है जिसमें क्या होता है बीच में लगून होता है कोई एक सेंट्रलाइज लैंड नहीं होता है जैसे एग्जाम्पल मालदीव ये लक्षद्वीप आइसलैंड वगैरह। अब इससे रिलेटेड हम 3 थ्योरीज देख लेते हैं। सब्सिस्टेंस थ्योरी डार्विन ने दी थी 1842 में। वो क्या कहते हैं वोल्केनिक आइसलैंड स्लोली सबसाइड्स मतलब बीच में एक वोल आइसलैंड था उसके चारों तरफ क्या कोरल बन गया और फिर बाद में वो आइसलैंड डूब गया। तो इसके आप कितने स्टेप याद रखने ये अरेंज करने को आ जाता है पहले कौन सा था बाद में सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ है फिर बैरियर रीफ बनता है फिर एटोल बनेगा फिर ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ये इसको बहुत मतलब मेन इसी को मानते हैं कि हाँ ऐसे ही सारे के सारे बने हुए हैं हमारे। फिर हम देख लेते हैं ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दिल्ली 1910 में। ये ड्यूरिंग आइस एज लोअर्ड सी टेम्परेचर किल्ड कोरल ये क्या कह रहे हैं जब आइस एज आई थी ना या आएगी तो उसमें क्या होता है सी टेम्परेचर लो हो जाता है और इससे कोरल डेड हो जाती है वेव इरोजन प्लांट डाउन ओल्ड रीफ और फिर वेव इरोजन क्या करती है जो पुरानी रीफ थी उसको नीचे कर देगी। पोस्ट ग्लेशियल सी लेवल राइज रीसबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म अलाउइंग न्यू कोरल ग्रोथ। फिर एक्सप्लेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रीफ डेप्थ मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रीफ की डेप्थ है ना वो कैसे यूनिफॉर्म बनी हुई है। फिर स्टैंड स्टिल थ्योरी मुरे ये अगर आपको डिटेल भी नहीं समझनी ना तो डायरेक्ट नाम आते हैं कि ये किसने दी तो स्टैंड स्टिल थ्योरी किसने मुरे 1880 में। फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी और की हमारे जो माइंड पैप हमारे बन जाएंगे।
एवोप्रेशन, ओशंस की सैलिनिटी, एवोप्रेशन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगी सैलिनिटी। ओशन डेप्थ, हेलोक्लाइन जोन होता है, इंक्रीज करता जाता है डेप्थ इन ट्रॉपिक। प्रेसिपिटेशन से डिक्रीज होती है, रिवर इनफ्लो से क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। आइस फॉर्मेशन से, मेल्टिंग से फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, मेल्टिंग से डिक्रीज होती है। फिर विंड और करंट से ये सैलिनिटी क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। फिर हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ओशन डिपॉजिट, जो हमने पहले देखे थे एकदम शॉर्ट में, यहाँ पे आपको वही नोट्स दे रखी है। अब आप ये अपने कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हो कि आप, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनेमिक जो थर्मोक्लाइन है वो कैसा जोन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है डेप्थ के साथ। आपने इसको हेलोक्लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, थर्मोक्लाइन अलग होता है, हेलोक्लाइन अलग होता है। हेलोक्लाइन सैलिनिटी से रिलेटेड है, थर्मो टेम्परेचर से। फिर एक और आता है हमारा पाइनोक्लाइन, पाइनोक्लाइन क्या होता है, डेंसिटी से। तो ये सारी टर्म आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, हु प्रपोज द ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, तो क्या है, आर ए डेली ने दी थी। फिर पॉलीमेटेलिक जो नोडुल्स होते हैं ये प्रीडोमिनेटली कहाँ पे मिलेंगे हमें, अबाइसल प्लेन में मिलते हैं ये। फिर नेक्स्ट आप मेरे को बताओगे स्प्रिंग टाइड कहाँ पे बन होती जो है, सन, अगर व्हेन द सन मून अर्थ आर इन, तो स्प्रिंग टाइड कब होंगे, जब वो एक लाइन में होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे, ये आपने बताना। और विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइल्ड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, की वजह से कौन सी करंट की वजह से वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर बना हुआ है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपनी वीडियो में। और ऐसे ही आपने इंपॉर्टेंट, आप मेरे को बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे पर्टिकुलर एक यूनिट पे चाहिए नोट्स, या किसी एक टॉपिक पे चाहिए आपने PYQ करनी है, तो उस हिसाब से हम आगे अपना रिवीजन करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करते रहो। बाय।